नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। देखिए, हम बात कर रहे थे सामाजिक विज्ञान में एनसीईआरटी की अपनी कक्षा 7 की ये पुस्तक रहती है और पुस्तक का नाम है हमारा पर्यावरण। कक्षा 7 की अपन बात कर रहे हैं। पाठ संख्या जो रहेगी वो 4 रहेगी। भूगोल की ये पुस्तक है और पहला ये चौथा जो हमारा पाठ रहेगा वो रहेगा वायु वाला पाठ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। देखिए, सबसे पहले बात करें, पृथ्वी जिस वायु की चादर से चारों ओर से घिरी हुई है उसको कहा जाता है वायुमंडल। यानी वायुमंडल किसे कहते हैं? पृथ्वी जिस वायु की चादर से चारों ओर से घिरी हुई है उसी को क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। और पृथ्वी पर सभी जीवित रहने के लिए जो है वो वायुमंडल पर निर्भर रहना पड़ता है, क्योंकि जीवन जो है वो सिर्फ और सिर्फ वायुमंडल के कारण ही जो है वो संभव हो सका है पृथ्वी पर। और वायुमंडल सांस लेने के साथ साथ अगर बात की जाए तो सूर्य की जो हानिकारक जो किरणें होती हैं उनका जो प्रभाव होता है उससे भी हमारे शरीर की जो है वो रक्षा करती है। तो वायुमंडल अपने सांस तो लेते ही हैं, वायु सांस के लिए तो ज़रूरी है ही। उसके साथ साथ अगर बात की जाए तो सूर्य की जो हानिकारक किरणें हैं उसके प्रभाव से भी हमारे शरीर की रक्षा करती है। आगे देखिए, बात करते हैं वायुमंडल के संगठन को लेकर कि वायुमंडल का जो संगठन है वो किस किस प्रकार का है। तो वायु जो है वो अनेक गैसों का मिश्रण मानी जाती है। जो हमारे वायुमंडल में जो है वायु विद्यमान है उसमें अनेक गैसों का जो है मिश्रण है। वायुमंडल में बात की जाए तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का बहुत बड़ा भाग जो है वो रहता है इसमें, क्योंकि 71 प्लस 21 बहुत 78 प्लस 21 बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, देखिए अभी सभी की बात करेंगे कि कौन कौन सी गैसें कितनी मात्रा में है। कार्बन डाइऑक्साइड है यानी CO2 है, हीलियम है, ओजोन है, ओजोन, ऑक्सीजन O2 होती है, ओजोन वही रहती है, आर्गन है एवं हाइड्रोजन कम मात्रा में यहाँ पर जो है वायुमंडल में पाई जाती हैं। और नाइट्रोजन जो है वो वायु में सर्वाधिक मात्रा में है, लगभग 78% है ये। ठीक है, बहुत अधिक मात्रा में ये पाई जाती है। पौधों को अपने जीवन के लिए जो है वो नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। पौधों को अपना जीवन चलाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? नाइट्रोजन गैस की आवश्यकता होती है, जो सबसे बड़ी मात्रा में यहाँ पर पाई भी जाती है। और ऑक्सीजन वायु में जो है प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, दूसरी सबसे बड़ी गैस ये मानी जाती है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं कि मनुष्य या पशु जो है वो सांस लेने में कौन सी गैस का इस्तेमाल करते हैं? ऑक्सीजन गैस का। मनुष्य यानी अपनी बात करें, हम खुद जो है वो कौन सी गैस लेते हैं? ऑक्सीजन गैस लेते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करें परसेंटेज को लेके, तो नाइट्रोजन जो है वो लगभग 78% जो है वो वायुमंडल में पाई जाती है। यानी सबसे ज़्यादा गैस जो पाई जाती है वो है अपनी नाइट्रोजन, यानी पहले नंबर पे जो रहेगी वो नाइट्रोजन रहेगी। दूसरी है अपनी ऑक्सीजन, 21% के साथ में इसका स्थान जो है वो वायुमंडल में दूसरा स्थान है। दूसरी सबसे बड़ी गैस मानी जाती है ऑक्सीजन गैस। ठीक है, आगे बात करें तो ऑर्गन जो है वो बहुत कम मात्रा में यानी 0.93% जो है वो ये पाई जाती है, तीसरे नंबर की ये गैस रहती है। आगे बात करें कार्बन डाइऑक्साइड गैस की, तो ये 0.03% जो है वो वायुमंडल में विद्यमान है, बहुत कम मात्रा में है, लेकिन फिर भी ये धीरे धीरे बढ़ रही है, जिसके कारण काफ़ी ज़्यादा समस्याएं जो है वो उत्पन्न हो सकती हैं। आगे देखें तो अन्य सभी जो गैसें हैं, बाकी जो बच गई वो 0.04% जो गैसें हैं वो अन्य गैसें हैं। तो कुल मिला के बात की जाए तो इनका परसेंटेज जो बहुत ज़्यादा रहता है, यानी लगभग 99% जो है वो गैसें कौन सी हैं? वो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस रहती हैं। बाकी तो बहुत कम मात्रा में 1% के लगभग है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी आ जाती है, ऑर्गन भी आ जाती है। ठीक है, चलिए आगे बात करें। आगे देखिए, हरे पादप जो है अपना भोजन बनाने में जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग करते ही हैं। अच्छा चलिए, ऊपर छूट गया कुछ है ना, हाँ कोई बात नहीं है। हरे पादप प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा जो है वो ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं, यानी ऑक्सीजन बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से पौधे जो है अपना भोजन बनाते हैं और भोजन बनाने की इस क्रिया में ऑक्सीजन जो है वो छोड़ते हैं और इससे वायु में ऑक्सीजन की मात्रा जो है वो समान बनी रहती है, कम नहीं होती, क्योंकि मनुष्य ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो छोड़ता है। तो ऑक्सीजन की कमी आ जानी चाहिए, लेकिन ये पौधे जो है वो बनाते रहते हैं, तो मात्रा जो है इसकी बराबर रहती है। हरे पादप अपना भोजन बनाने में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग करते हैं, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा भी ज़्यादा नहीं बढ़ पाती है। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस वायुमंडल में फैलकर पृथ्वी के विकिरित जो ऊष्मा है, यानी पृथ्वी पर सूर्य की ऊष्मा आई और फिर पृथ्वी वापस जो है इस ऊष्मा को जो है वापस जो है अपने पास नहीं रखती, वापस भेजती है। तो ये विकिरित ऊष्मा को पृथ्वी पर रोककर ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है। कौन सी गैस? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या करती है कि ये बीच में जो गैसों की जो परत होती है, अगर कार्बन डाइऑक्साइड अगर इसमें आ जाती है तो ये गैस, ये जो ऊष्मा है, ये जो ताप है वो पृथ्वी से बाहर जाना चाहिए वापस विकिरित होके, लेकिन ये नहीं जा पाता। किसके कारण? CO2 के कारण। तो इसलिए यहाँ पर जो है ग्रीन हाउस प्रभाव जो है वो प्रभावित होता है
और ग्रीन हाउस गैस भी इसे जो है वो कहा जाता है। कौन सी गैस को कहा जाता है? CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस को। चलिए आगे बात करें, इसके अभाव में जो है धरती इतनी ठंडी हो जाती है कि इस पर रहना असंभव होता है। तो CO2 अपनी पृथ्वी के लिए ज़रूरी भी है भाई। अगर ये गैस नहीं होगी तो पृथ्वी बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाएगी और यहाँ पर जीवन संभव भी नहीं होगा। इसलिए ये ज़रूरी भी है, लेकिन अधिकता के कारण जो है किस प्रकार जो है पृथ्वी का तापमान जो है वो इसके कारण बढ़ जाता है, तो वो भी गलत है, समान रहनी चाहिए। जब कारखानों एवं कार के धुएं से वायुमंडल में इसका स्तर बढ़ता है, तब इस ऊष्मा के द्वारा पृथ्वी का तापमान बढ़ने लगता है और इसी भूमंडलीय तापन या ग्लोबल वार्मिंग भी कहते हैं। ये याद रखना है, भूमंडलीय तापन को ही क्या कहा जाता है? ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है कि जब वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की मात्रा बढ़ जाती है, तो ऊष्मा जो विकिरित जो ऊष्मा है वो पृथ्वी पर ही रह जाती है और उससे पृथ्वी का जो तापमान है वो बढ़ जाता है और इसे ही क्या कहा जाता है? ग्लोबल वार्मिंग। आगे बात करें तो तापमान में इस वृद्धि के कारण पृथ्वी के सबसे ठंडे प्रदेशों में जमी हुई बर्फ़ जो है वो पिघलने लग जाती है। ठीक है, जैसे जैसे इसकी मात्रा बढ़ेगी, बढ़ने से बर्फ़ जो है वो पिघलने लग जाएगी, क्योंकि धरती गर्म होगी तो ठंडे प्रदेशों में जो बर्फ़ जमी हुई है वो पिघलेगी और पिघलेगी तो जल प्रलय होना निश्चित है। इससे समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा और तटीय जो क्षेत्र हैं उनमें बाढ़ आ जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बात करें। देखिए ये यहाँ पे आपको कुछ दिख रहा होगा, इसको अपन बाद में देखेंगे फोटो को। तो कार्बन का बढ़ा हुआ आयतन पृथ्वी पर मौसम तथा जलवायु को प्रभावित करता है, यानी CO2 जब बढ़ेगी तो पृथ्वी का जो मौसम है और जलवायु जो है उससे प्रभावित होने वाली है। आगे देखिए वायुमंडल की संरचना को लेकर अगर बात की जाए तो वायुमंडल की संरचना कैसी है, ये फोटो में दिख रहा होगा आपको। चलिए बात करते हैं। हमारा वायुमंडल जो है 5 परतों में विभाजित है, दिख रहा होगा। नंबर 1 यहाँ से स्टार्ट करते हैं ना, चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 1 है, 2 है, ये तीसरा हो गया, ये हो गया चौथा हो गया, ठीक है, और ये हो गया 5वां। ठीक है, दिख रहे होंगे कॉलम सारे। एक तो ये नीचे वाला भाग आ गया, एक ये दूसरा वाला आ गया, ये तीसरा वाला, ये चौथा वाला भाग आ गया, ये वाला जो है ना, और ये 5वां वाला आ गया। चलिए आगे बात करते हैं। 5 पृथ्वी की सतह से इसका आरंभ होता है और 5 भागों में ये बटा हुआ है। सबसे पहले बात की जाए क्षोभमंडल है, ये दिख रहा होगा आपको क्षोभमंडल। ठीक है, और दूसरा जो रहेगा, एक एक के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे, अभी जल्दबाजी करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा जो रहेगा वो है समताप मंडल। देखिए यहाँ पे रहा, ये समताप मंडल है, ये समताप की सीमा हो गई, ये समताप सीमा आ जाती है। जहाँ पर समताप मंडल खत्म होता है वहाँ पर समताप सीमा आ जाती है। ठीक है, क्षोभ मंडल जहाँ पर खत्म होता है वो होती है क्षोभ सीमा, लिखा हुआ है यहाँ पे क्षोभ सीमा। चलिए आगे बात करें मध्यमंडल को लेके। तो मध्यमंडल ये रहा पूरा का पूरा मध्यमंडल, और मध्यमंडल की मैं बात करूँ तो मध्यमंडल का जो अंतिम भाग है वो क्या कहलाता है? मध्य सीमा कहलाता है। क्या कहलाता है? मध्य सीमा कहलाता है। समताप सीमा और मध्य सीमा के बीच में कौन सा मंडल पाया जाता है? मध्यमंडल पाया जाता है। आगे बात करें नंबर 4 को लेके, बाह्य मंडल। तो बाह्य मंडल जो है उसको बहिर्मंडल भी कहते हैं। बाह्य जो मंडल है इसको जो है बहिर्मंडल, इसके ऊपर वाला भाग है, सॉरी, बहिर्मंडल जो है इसके ऊपर वाला भाग है, इसके आयन मंडल भी कहते हैं। बाह्य वायुमंडल जो है उसको आयन मंडल के नाम से भी जाना जाता है। चलिए आगे बात करें 5वें को, बहिर्मंडल को। तो ये रहता है अपना बहिर्मंडल जो सबसे ऊपर ही ऊपर है। चलिए अभी हम एक एक को लेके बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं क्षोभमंडल को लेके। तो देखिए यहाँ पे किलोमीटर में ऊंचाई भी दी गई है, ये अगर ध्यान में रहता है तो इसी हिसाब से देख लीजिएगा, इस हिसाब से याद नहीं रहता है तो अभी आगे बता ही रहे हैं, उस हिसाब से देख लीजिएगा। तो वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परतों में से एक मानी जाती है क्षोभमंडल। ठीक है, आगे देखिए इसकी औसत ऊंचाई की बात की जाए तो लगभग कितनी है? 13 किलोमीटर है, याद रखिएगा। क्षोभमंडल की ऊंचाई कितनी मानी गई है? 13 किलोमीटर। आगे देखिए, हम इसी मंडल में जो है मौजूद जो वायु होती है उसको सांस के रूप में ग्रहण करते हैं, और मौसम की सभी घटनाएं जैसे वर्षा है, कोहरा है, ओलावृष्टि है, ये सब कुछ किस में होता है? क्षोभ मंडल में होता है, क्षोभ मंडल। ठीक है, याद हो गया होगा। चलिए आगे बात करते हैं समताप मंडल को लेके। फोटो में दिखा था आपने कि समताप मंडल कहाँ पर है। तो क्षोभ मंडल के जस्ट ऊपर वाला जो भाग है वो समताप मंडल के अंतर्गत आता है। ये लगभग जो है 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक ये फैला हुआ है, 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक ये फैला है, और ये परत जो है वो बादलों और मौसम संबंधी घटनाओं से बिल्कुल ही मुक्त रहती है। यहाँ पर ये किसी प्रकार की घटनाएं जो है वो नहीं होती हैं। आगे देखिए, इसलिए यहाँ की परिस्थितियाँ जो है वो हवाई जहाज़ उड़ाने के लिए आदर्श मानी जाती हैं, क्योंकि यहाँ पर मौसम संबंधित किसी भी प्रकार की घटनाएं नहीं होती। तो वायुयान कौन से मंडल में उड़ते हैं भाई? समताप मंडल में। और समताप मंडल में ओजोन गैस की परत भी होती है, और ये सूर्य से आने वाली जो हानिकारक किरणें हैं उनसे हमारी जो है वो रक्षा भी करती है। हानिकारक जो गैसें हैं, हानिकारक जो किरणें हैं, उनसे भी हमारी रक्षा करती है। आगे देखिए, मध्यमंडल को लेकर बात करें
तो मध्य मंडल क्या है, देखो ये वायुमंडल की तीसरी परत मानी जाती है, समताप मंडल के ठीक ऊपर मानी जाती है। लगभग ये 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली हुई है। 80 किलोमीटर आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको कौन सी परत मिल जाएगी, मध्य मंडल। हाँ दिखेगी नहीं है ना। आगे देखिए, अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले उल्कापिंड इस परत में आने पर जो है वो जल जाते हैं। उल्कापिंड यहाँ पर आकर ही जो है वो नष्ट होते हैं और वो धरती तक नहीं आ पाते। चलिए समझ में आया होगा। आगे देखिए, बाह्य वायुमंडल। तो बाह्य वायुमंडल जो है वो बढ़ती ऊंचाई के साथ साथ यहाँ पर तापमान में जो है बहुत तीव्र गति से जो है बढ़ोतरी होती है, तापमान बहुत ज़्यादा यहाँ पर बढ़ता है। आयन मंडल इस परत का एक भाग है, लोग इसको आयन मंडल के नाम से जानते हैं, लेकिन ये आयन मंडल नहीं है, वास्तव में इसका नाम जो है बाह्य वायुमंडल है, ठीक है। लेकिन आयन मंडल इस परत का एक छोटा भाग है, इसलिए इसको इस नाम से भी जाना जाता है। ये 80 से 400 किलोमीटर की दूरी तक जो है ये फैला हुआ है और रेडियो संचार के लिए इस परत का जो है उपयोग किया जाता है। रेडियो संचार यहीं से होता है। पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगें इस परत पर जो है पुनः पृथ्वी पर परावर्तित कर दी जाती हैं। यही एक ऐसा मंडल है जहाँ से रेडियो की जो तरंगें हैं वो वापस परिवर्तित होकर आ जाती हैं। चलिए आगे बात करते हैं। बहिर्मंडल जो अपना अंतिम पांचवा माना जाता है, ये सबसे ऊपर की परत मानी जाती है और वायु की सबसे पतली परत ये रहती है। हल्की गैसें जैसे हीलियम और हाइड्रोजन है वो अंतरिक्ष में तैरती रहती हैं, बहुत पतली मात्रा में, बहुत कम मात्रा में ये रहती हैं। आगे बात करें तो वायु चक्कर को लेके बात करते हैं कि वायु चक्कर होता क्या है, कि जब वायु गर्म होती है फैलने लग जाती है, हल्की होकर ऊपर उठती है। वायु है भाई, गर्म होगी फैलेगी तो ऊपर उठेगी। ठंडी वायु जो है वो सघन होती है, घनी होती है और भारी होती है। भारी होने के कारण कहाँ आएगी, इसलिए इसमें नीचे रहने की प्रवृत्ति होती है, नीचे आती है। गर्म वायु के ऊपर उठने पर आसपास के जो क्षेत्र हैं उनमें ठंडी वायु रिक्त स्थान को भरने के लिए वहाँ पर तीव्र गति से आती है। इस प्रकार ये जो वायु का चक्कर है वो चलता रहता है। चलिए देखिए आगे देखिए, मौसम और जलवायु क्या होती है। मौसम वायुमंडल की प्रत्येक घंटे या दिन प्रतिदिन की स्थिति को कहा जाता है। मौसम चीज़ अलग है, वो जलवायु चीज़ अलग है। दिन प्रतिदिन जो भी अपने यहाँ ठंडा है, गर्म है, जो भी रहता है वो मौसम कहलाता है। और मौसम दिन प्रतिदिन बदलता रहता है, हर दिन बदलता है। लेकिन अगर दीर्घ काल में किसी स्थान का औसत मौसम देखा जाए, उस स्थान की जलवायु वो कहलाती है। जैसे उष्ण जलवायु है, शीतोष्ण है, ये जलवायु जो होती हैं वो पूरे वर्ष भर को देख के जो है, एक लंबे समय को देख के जो है वो इसका नाम दिया गया है। आगे देखें, तापमान को लेकर बात करें। तापमान क्या होता है कि वायु में मौजूद जो ताप और शीतलता के जो परिमाण हैं, जो उसका मापतोल है वो तापमान कहलाता है। वायु में ये मौजूद होते हैं, ताप हो शीतलता हो। वायुमंडल का तापमान केवल दिन और रात में ही नहीं बदलता, बल्कि ऋतुओं के अनुसार भी जो है घटता और बढ़ता रहता है। आयतन की बात करें, आतपन क्या होता है। आतपन देखिए, आतपन एक महत्वपूर्ण कारक है जो तापमान के वितरण को प्रभावित करता है। सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है उसे आतपन कहते हैं। भाई थोड़ी ही ऊष्मा रोकती है, बाकी सारी जो है वो वापस चली जाती है, तो जो रोकी गई ऊष्मा है उसको कहते हैं आतपन, ठीक है। आतपन यानी सूर्य तप की मात्रा जो है भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जो घटती जाती है, क्योंकि भूमध्य रेखा पर सबसे ज़्यादा सूर्य ताप जो है, आतपन जो है वो ग्रहण होता है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा मात्रा में जो है सूर्य अपना ताप जो है वहाँ पर छोड़ता है। आगे बात करें तो पृथ्वी सूर्य की ऊर्जा के, ये देख लीजिएगा कितनावां भाग है ना, 2 अरबवां भाग, 2 अरब भाग का केवल एक भाग 2 अरबवां ही प्राप्त करता है। यानी कुल का सिर्फ इतना सा भाग अपने को मिलता है, बाकी तो सूर्य के पास ही होता है। तो कितनी गर्मी है सूर्य में, ये इसका आप अनुमान लगा सकते हैं। चलिए आगे बात करें। तापमान को मापने की जो इकाई है वो होती है डिग्री सेल्सियस। इसका आविष्कार जो है वो किसने किया था, एंडर्स सेल्सियस ने किया था। तो नाम के अनुसार ही जो है इसका नाम भी पड़ गया है डिग्री सेल्सियस। सेल्सियस पैमाने पर जल जो है वो 0 डिग्री पर जमता है एवं 100 डिग्री सेल्सियस पर वह उबलने लगता है। तो ये भी याद रखिएगा, परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है। तो देखिए आगे, वायुदाब किसे कहते हैं। पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया जो दाब होता है वो वायुदाब कहलाता है। पृथ्वी की सतह वायु का जितना दबाव होगा वो वायुदाब की श्रेणी में आता है। वायुमंडल में जैसे जैसे ऊपर की ओर जाने पर जो है वो दाब तेजी से गिरने लगता है, क्योंकि गर्मी ज़्यादा होती है। और समुद्र स्तर पर वायुदाब जो है वो सर्वाधिक होता है, ऊंचाई पर जाने पर ये घटता जाता है। और वायुदाब का क्षैतिज वितरण किसी स्थान पर उपस्थित वायु के ताप द्वारा प्रभावित होता है। अगर ताप कम है तो वायुदाब ज़्यादा होगा, ताप ज़्यादा है तो वायुदाब कम होगा, क्योंकि वायु गर्म होकर ऊपर उठती है। अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में वायु गर्म होकर ऊपर उठती है तो वहाँ पर निम्न दाब क्षेत्र बन जाता है। और निम्न दाब यानी बादल युक्त आकाश और नम मौसम के साथ जुड़ा हुआ है ना, जुड़ा होता है। कम तापमान वाले क्षेत्रों की वायु जो होती है वो ठंडी होती है,
इसलिए वह भारी होती है। और भारी वायु जो है वो निम्नजित होकर उच्च दाब क्षेत्र बनाती है। भारी वायु होगी, दबाव ज़्यादा रहेगा, तो वहाँ पर उच्च दाब का क्षेत्र बन जाता है। तापमान और इसका उल्टा संबंध होता है भाई। तो ये देखिए तापमापी आपको दिखा देते हैं, ये तापमापी है, तापमान मापने का काम करती है। ये वायु दाब मापी है, घड़ी से दिख रही होगी, ये वायु दाब को मापती है। एक ये वर्षा मापी है, वर्षा की मात्रा को नापती है, ये जार वगैरह रखा हो ना। और ये है वात दिग्दर्शी, यानी पवन की दिशा को दर्शाता है कि हवा जो है वो कौन सी दिशा से आ रही है। ठीक है, समझ में आया होगा। चलिए आगे बात करें। उच्च दाब के कारण स्पष्ट व स्वच्छ आकाश होता है और वायु सदैव उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर गमन करती है। जहाँ पर उच्च दाब होगा तो निम्न दाब वहाँ पर हवा की पूर्ति करने के लिए वहाँ पर हवा जो है वो जाएगी। चांद पर वायु नहीं है, अतः वहाँ पर वायु दाब भी नहीं है। वायु होती है तो वायु दाब होता है, अन्यथा कहाँ होगा भाई। अंतरिक्ष यात्री जब चांद पर जाते हैं तो विशेष रूप से सुरक्षित हवा से भरी हुई जो पोशाक होती है उसको पहनते हैं। यदि वे ऐसा नहीं करेंगे तो शरीर द्वारा विपरीत बल लगने के कारण उसकी जो रक्त शिराएँ हैं वो फट जाती हैं और उनसे जो है वो रक्त स्रावित हो सकता है। तो इसीलिए जो है वो विशेष प्रकार की एक पोशाक है जिसमें सुरक्षित हवा जो है वो भरी हुई रहती है। चलिए आगे बात करें पवन को लेके। तो पवन देखिए क्या होती है, आप समझ रहे होंगे कि हवा और पवन एक ही होती है। तो उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति को जो है वो कहा जाता है पवन। और पवन का नाम उसके आने की दिशा के आधार पर निर्धारित होता है। जैसे पश्चिम से आने वाले पवन को क्या कहा जाता है, पछुआ पवन। ठीक है, पश्चिम पवन भी कहते हैं, पछुआ पवन भी कहते हैं। पवन को मुख्यतः 3 प्रकारों में जो है विभाजित कर सकते हैं। पहली बात करें स्थायी पवनें, कौन सी है भाई, स्थायी पवनें। तो व्यापारिक पश्चिमी या पूर्वी पवनें जो है वो स्थायी पवनें होती हैं। ये वर्ष भर लगातार एक निश्चित दिशा में चलती रहती हैं, इसलिए इनको स्थायी नाम दिया गया। दूसरी है मौसमी पवनें। तो ये पवनें विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा जो है वो बदलती रहती हैं। उदाहरण के लिए भारत में बात की जाए तो मानसूनी जो पवनें हैं वो वर्षा के समय ही चलती हैं। आगे बात की जाए स्थानीय पवनों की, तो ये पवनें किसी छोटे क्षेत्र में वर्ष या दिन के किसी विशेष समय में चलती हैं। उदाहरण के लिए बात की जाए तो स्थल एवं समुद्री समीर है। भारत के उत्तरी क्षेत्र की गर्म एवं शुष्क जो स्थानीय पवन है जिसका नाम है लू। ठीक है, तो ये रहती है स्थानीय पवनें। ठीक है, 3 प्रकार की समझ में आ गया होगा। अभी देखिए ये बात भी कुछ समझने वाली है। कैसे है कि भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब का क्षेत्र यहाँ पर रहता है, क्योंकि भूमध्य रेखा पर जो है उच्च तापमान पाया जाता है, उच्च तापमान पाया जाता है। तो निम्न दाब का क्षेत्र यहाँ पर बनेगा और निम्न दाब का क्षेत्र यहाँ पर बनेगा। तो उच्च दाब से हवा जो है वो निम्न वायुदाब की ओर बहती है। तो निम्न यहाँ पर है, उच्च इधर है ही, तो इधर से हवाएं किधर बह रही हैं, इस तरफ। ठीक है, तो यहाँ पर कर्क रेखा है, ये मकर रेखा है। कर्क रेखा से उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवनें यहाँ पर कही जाएंगी, ये दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवनें कही जाएंगी। दक्षिण पूर्वी कैसे, क्योंकि ये पूर्वी वाला क्षेत्र है, ये दक्षिण वाला है, ये उत्तर वाला है और ये पश्चिम वाला है। ठीक है, तो इधर से हवा बह रही है, इसका मतलब दक्षिणी पूर्वी हो गया। इधर से बह रही है, इसका मतलब उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवन हो गई। ठीक है, अभी देखिए जो अपने उत्तर वाला भाग है उपोष्ण उच्च दाब क्षेत्र, जिसे हॉर्स अक्षांश के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और यहाँ पर देखिए ये हवा जो है इस तरफ बहती है, सनातन पछुआ पवनें जो है यहाँ पर बहती हैं। आगे देखिए अधो ध्रुवीय निम्न दाब का क्षेत्र है और यहाँ पर उच्च दाब का क्षेत्र है। उच्च दाब से निम्न दाब की ओर हवा बहेगी। इधर भी निम्न दाब था, यहाँ पर निम्न दाब था, तो यहाँ पर निम्न दाब है तो इसका मतलब यहाँ पर उच्च दाब था, तो यहाँ पर हवा इस प्रकार बहेगी और इधर इस प्रकार बहती है। इनको कहते हैं अधो ध्रुवीय निम्न वायुदाब। दक्षिण की बात करें तो उपोष्ण उच्च वायुदाब हॉर्स अक्षांश ये रहेंगे। फिर वही का सनातन पछुआ पवन है, यहाँ पर भी देखिए उच्च वायुदाब ध्रुवों पर उच्च वायुदाब रहता है, तो निम्न वायुदाब की ओर हवा जो है वो गमन करेगी। ये पूरा का पूरा समझ में आया होगा। 35 डिग्री उत्तरी से 30 डिग्री उत्तरी और 35 डिग्री दक्षिणी से 30 डिग्री उत्तरी जो अक्षांश होते हैं उनको कहा जाता है हॉर्स अक्षांश। ये थोड़ा सा याद रखिएगा, बहुत बार सवाल इससे जो है पूछा जाता है। ठीक है, ये पूरा समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए चक्रवात। चक्रवात क्या होते हैं, प्राकृतिक आवेश है। भारत के पूर्वी समुद्री तट पर स्थित ओडिशा में बंगाल की खाड़ी में उठने वाले चक्रवातों का खतरा जो है लगातार बना रहता है। 17 से 18 अक्टूबर 1999 को राज्य के 5 जिलों में चक्रवात आया था और 29 अक्टूबर 1999 को एक अन्य महाचक्रवात आया था जिसने राज्य के एक बड़े भाग में जो है तबाही मचाई थी। मुख्यतः पवन का वेग, वर्षा और ज्वारीय प्रोत्कर्ष से जो है वो हानियाँ होती हैं। 260 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये पवनें चलती हैं। 36 घंटे से भी ज़्यादा समय तक जो है वो चलती रही थी इस समय, यानी 1999 की बात है। तीव्र वेग वाली इस पवन ने पेड़ों को उखाड़ दिया था
और कच्चे घरों को जो है नष्ट कर दिया था। ये दिख रहे होंगे आपके चक्रवात से जो किस प्रकार का विनाश हुआ। अनेक औद्योगिक भवनों तथा अन्य इमारतों की जो छतें थी वो उड़ गई थी। विद्युत आपूर्ति और टेलीफोन लाइनें जो पूरी तरह से कट गई थी। चक्रवात के फलस्वरूप देखो लगातार 3 दिनों तक जो है भारी वर्षा यहाँ पर हुई थी। इस वर्षा के कारण ओडिशा की प्रमुख नदियों में जो है बाढ़ आ गई थी और चक्रवाती पवनों के कारण उठी ज्वारीय तरंगें जो है स्थल पर 20 किलोमीटर तक आ गई थी और फलस्वरूप तटीय क्षेत्रों में भयानक तबाही इस समय हुई थी। अचानक 7 से 10 मीटर ऊंची ज्वारीय लहरें यहाँ पर आ गई थी, जिसके कारण तैयार खड़ी धान की जो फसल थी वो भी पूरी नष्ट हो गई थी। तो चक्रवात एक बहुत बड़ी घटना है। आगे देखिए 25 अक्टूबर 1999 को पूर्वी पोर्ट ब्लेयर के निकट थाईलैंड की खाड़ी में अवदाब के कारण यह चक्रवात उत्पन्न हुआ था और ये धीरे धीरे उत्तर पश्चिमी दिशा में बढ़ता गया। गहन होकर इसने महाचक्रवात का रूप धारण कर लिया था और 29 अक्टूबर को सुबह 10:30 बजे ओडिशा के ईरेशामा और बालीकुंडा के बीच में के क्षेत्रों को प्रभावित इन्होंने किया था। इस महाचक्रवात ने भुवनेश्वर, कटक, 28 तटीय नगरों सहित ओडिशा के पूरे तट को बर्बाद कर दिया था और लगभग 130 लाख लोग इससे प्रभावित हुए थे। यानी 1 करोड़ 30 लाख लोग जो है इससे प्रभावित हुए। बहुत बड़ी संख्या में पशुओं की मौत हो गई थी। धान है, सब्जियां हैं, फल है, ये बहुत सारी जो है वो नष्ट हो गई थी। और ज्वारीय प्रोत्कर्ष से उत्पन्न हुई लवणता के कारण कृषि योग्य जो विशाल भूमि थी वो अनुपजाऊ भी हो गई और साल, सागवान, बांस के बागान वाले विशाल जो क्षेत्र था वो भी नष्ट हो गया था। पारादीप और कोणार्क के बीच स्थित मैंग्रोव के जो जंगल थे वो भी लुप्त हो गए थे। चलिए आगे बात करते हैं आर्द्रता को लेके। चक्रवात की बात अपन ने कर ली कि किस प्रकार हानि यहाँ पर अपने यहाँ हुई थी। ठीक है, अभी देखिए आर्द्रता क्या होती है। जब जल पृथ्वी एवं विभिन्न जलाशयों से वाष्पित होता है तो ये जलवाष्प बन जाती है। जल पृथ्वी विभिन्न जलाशयों से ये वाष्पित होकर पर्यावरण वायुमंडल में जाएगा तो ये क्या कहलाएगा, जलवाष्प। वायु में किसी भी समय जलवाष्प की मात्रा को जो है, किसी भी समय जलवाष्प की जो मात्रा है उसको आर्द्रता कहा जाता है। और जब वायु में जलवाष्प की मात्रा अधिक होती है तो उसे हम आर्द्र दिन भी कहते हैं। जब जलवाष्प ऊपर उठता है और ये वापस ठंडा होना शुरू होता है तो फिर जलवाष्प संघनित हो जाता है और ठंडा होकर जल की बूंदों के रूप में ये बन जाता है। और जब जल की बूंदें भारी हो जाती हैं तो इससे वर्षा हो जाती है भाई। ठीक है, वर्षा होकर ये फिर से ज़मीन पे आ जाते हैं, फिर ये वाष्पित हो जाता है, फिर ऊपर वायुमंडल में पहुंच जाता है। वर्षा की बात करें तो पृथ्वी पर जल के रूप में गिरने वाला जो वर्षण है उसे वर्षा कहा जाता है। क्रियाविधि के आधार पर वर्षा के जो है 3 प्रकार बताए गए हैं। कौन कौन से हैं, नाम आपके सामने है। पहली है संवहनीय वर्षा, दूसरी है पर्वतीय वर्षा और तीसरी है चक्रवाती वर्षा। देखिए चक्रवाती वर्षा क्या होती है, ठंडी वायु है और इधर गर्म वायु है। तो ये देखिए ये संवहनीय चक्रवाती वर्षा का उदाहरण है। इधर देखिए आर्द्र वायु है और ये पहाड़ के कारण यहाँ पर जो है वर्षा हुई, ये हो गई। आगे है पर्वतीय वर्षा के अंतर्गत आ गया। आगे है संवहनीय वर्षा, गर्म वायु है, ऊपर उठेगी। ठीक है, तो ये यहाँ पे ठंडे होके बूंदों के रूप में गिर जाएगी, तो यहाँ पर ये होगी संवहनीय वर्षा। चलिए पूरा का पूरा आज का ये वीडियो समझ में आया होगा। फिर भी कोई दिक्कत हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।